अब हम लोग बात करेंगे LOS 85D में। इसमें हम लोग बात करेंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स के बारे में। पेंशन प्लान देखो क्या होता है, सिंपल सा बात है। आज अगर हम लोग कहीं पे गवर्नमेंट में या फिर कोई मान लो एम्प्लॉयर लोग भी पेंशन चाहे तो दे सकते हैं। तो व्हाट दे डू इज, हम लोग अपना पर्टिकुलर सैलरी एज एम्प्लॉइज का एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोग अपना पेंशन इनकम में डालते हैं कि जब हम लोग रिटायरमेंट लेंगे, राइट, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग को वापस मिल जाएगा। ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे सर मैं 25 का हूँ, अभी अगर हम लोग डालेंगे ऐसे सपोज 100 रुपए डाल रहे हैं, 25 साल 50 साल बाद मतलब एट द एज ऑफ 50 व्हेन आई रिटायर, सो मेरे को 100 रुपए वापस मिलेगा, तो फिर क्या फायदा, इन्फ्लेशन जा रहा है। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें, राइट। वो क्यूमुलेट होके ही आपको 25 साल बाद व्हेन यू रिटायर तब आपको वापस मिलेगा। अब ये दो तरीका का होता है, एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन प्लान, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। दोनों में डिफरेंसेस क्या है अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे। A defined contribution pension plan is a retirement plan in which the firm contributes a sum each period to its employees retirement account। यानी कि मेरे साथ साथ जो मेरा फर्म का एम्प्लॉयर है मेरा, वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरा रिटायरमेंट अकाउंट में डालेगा। ठीक है। The firm's contribution can be based on any number of factors, including number of years, employees age, compensation, profitability और even a percentage of the contribution। अब वो कितना रुपया डाल रहा है वो डिपेंड कर सकता है। मैंने सपोज 10 साल काम कर रखा हूँ ऑलरेडी, या मैं सपोज 5 साल काम कर रखा हूँ, तो उसके बेसिस पे ही जो फर्म है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। सपोज मैं एक बहुत पुराना एम्प्लॉय हूँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो सीधा बात है द फर्म विल कंट्रीब्यूट अ ग्रेटर अमाउंट कंपेयर टू अ पर्सन जो भी नया नया आया है, 2 या 3 साल का खाली काम किया, हो सकता है खाली 5 साल काम किया, राइट। तो यही बोला है। इन एनी इवेंट, यहां से डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। द फर्म मेक्स नो प्रॉमिस टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स। इसका क्या मतलब है, मेरा बात समझो। फर्म हमको खाली पैसा दे रहा है मेरा रिटायरमेंट अकाउंट में। अब वो पैसा अगर डूब भी जाए तो फर्म को कोई मतलब नहीं है, वो पैसा में अगर ज्यादा रिटर्न भी आ जाए तो भी फर्म को कोई मतलब नहीं है। फर्म कभी भी मेरे को प्रॉमिस नहीं करेगा कि तुम जब रिटायरमेंट हो जाओ, जब तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, राइट, तब इतना रुपया मेरे से ले लेना, ये फर्म नहीं बोलता है, या तब इतना रुपया तुम्हारा रिटायरमेंट अकाउंट में रहेगा। फर्म ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करता है। फर्म खाली एक अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देगा, राइट। इसीलिए इसका नाम है अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। भाई मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, उसका बेनिफिट तुमको मिले या ना मिले, आई डोंट केयर। सिंपल भाषा में यही है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो जो रिटायरमेंट अकाउंट में रुपया है वो कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर लेफ्ट टू द एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय के ऊपर है। तो सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है ये एम्प्लॉय लेगा। तो इसमें बहुत कॉन्क्रीट डिफरेंसेस कहाँ पे होंगे। एक, the firm makes no promise to the employee regarding the future value of the plan assets. 2, investment decisions are left to the employee. Third, employee assumes all of the investment risks. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, अपने कंट्रीब्यूशन समझ लिए, अब आ जाओ बेनिफिट। बेनिफिट क्या बोलता है ना, बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान क्या बोल रहा है, जो फर्म है वो बोल रहा है भाई तुम रिटायरमेंट जब भी लोगे ना, इरिस्पेक्टिव की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें प्रॉफिट आया है लॉस आया, मैं तुमको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीना एक दूंगा तुमको। ये गवर्नमेंट जॉब में मिलता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तो मैं हर महीना तुमको मैं दूंगा ही दूंगा, ये पक्का है। पर्टिकुलर अमाउंट भी डिफाइंड हो जाता है, सपोज 25,000 30,000 उस टाइप से। देखो, द फर्म प्रोमिसेस, यहाँ पे था मेक्स नो प्रॉमिस, यहाँ पे द फर्म प्रोमिसेस टू मेक पीरियोडिक पेमेंट्स टू द एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट, 100% मिलेगा। द बेनिफिट इज यूजुअली बेस्ड ऑन, इसमें भी सेम, एम्प्लॉइज जितना ज्यादा काम किया उसको उतना ज्यादा पेंशन मिलेगा, जो कम काम किया उसको कम पेंशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय माइट अर्न अ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 2% ऑफ हर फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। कॉन्सिक्वेंटली एन एम्प्लॉय विद 20 years ऑफ सर्विस, आज कोई आदमी 20 साल का काम किया है, एंड अ फाइनल सैलरी ऑफ 100,000 वुड रिसीव 40,000, जो 100,000 फाइनल सैलरी है, इंटू 2%, यहाँ पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट था 2%, इंटू 20 years ऑफ सर्विस। ईच ईयर अपॉन रिटायरमेंट अंटिल डेथ, जब तक वो एम्प्लॉय जिंदा है तब तक उसको वो बेनिफिट मिलता रहेगा। अब वो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो कैसे रुपया इस तरह इन्वेस्ट करे कि वो पे करता रहे जब तक वो आदमी या औरत, उसका एक्स एम्प्लॉय नहीं, उसका डेथ नहीं हो जाता।
बिकॉज द एम्प्लॉइज फ्यूचर बेनिफिट इज डिफाइंड, मतलब फिक्स है, एम्प्लॉइज का फ्यूचर बेनिफिट फिक्स है, डिफाइंड है। डिफाइंड का एक और भी अपने मान लो कि जो अमाउंट उसको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे था 40,000, तो उसको 40,000 फिक्स है कि 40,000 मिलना ही है एवरी ईयर अंटिल डेथ। तो ये डिफाइंड हो गया ना कि इतना मिलना ही है, फिक्स हो गया, डिफाइंड हो गया, जो भी बोलो। द एम्प्लॉयर अज्यूम्स ऑल द इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इस केस में क्या होगा ना, जो एम्प्लॉयर पहले तुम्हारा खाली अकाउंट में रुपया डाल दे रहा था ना, ऊपर में कॉन्ट्रीब्यूशन में, कॉन्ट्रीब्यूट सम ईच पीरियड टू द एम्प्लॉयज अकाउंट, यहाँ पे क्या करेगा, अकाउंट में डालने के बाद वो सारा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब एम्प्लॉयर के हिसाब से होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द डे, जो पैसा तुमको मिलना चाहिए एज पेंशन, जो डिफाइंड है, जो बेनिफिट ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो तो एम्प्लॉयर ही देगा ना। तो सीधा बात है, वही बताएगा ना तुमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मान लो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, वो तुमको बोल दे ठीक है, तुम्हारा रिटायरमेंट के बाद हम हर महीना तुमको 50,000, हर साल तुमको 50,000 का पेंशन देंगे। अब तुम बोल रहे हाँ सर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ वहां इन्वेस्ट कर लो। अरे भाई डूब गया तो वाई विल एम्प्लॉयर टेक दैट रिस्क ना। आज एम्प्लॉयर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा जो उसको ठीक लगता है। अब मान लो जहाँ पे एम्प्लॉयर इन्वेस्ट कर रखा है वो डूब गया रुपया, तो भी एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से देगा फिर तुमको रुपया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान में, वो एम्प्लॉयर का ही आता है। देखो, द एम्प्लॉयर मेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ फंड established to provide the future promised benefits, ठीक है। Poor investment performance will increase the amount of required employer contribution to the fund। आज मान लो जो फंड में एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया वो फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आज अभी भी तुम मान लो काम कर रहे हो, तुम्हारा अभी भी 5 साल बचा है रिटायरमेंट का, तो एम्प्लॉयर को तो मालूम है तुमको कितना रुपया उसको और देना है, एज इन उसको तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद 5 साल बाद, एवरी मंथ एवरी ईयर। तो वो क्या करेगा भाई, पहले अगर सपोज वो 25,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था एवरी ईयर, अब उसको दिख रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर रहा है, वो हो सकता है 30,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करे, तब जाके थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। तो अगर और सिमिलरली अगर मान लो अच्छा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस होने लग जाए, तो पहले अगर 25 कर रहा था वो हो सकता है 20 ही करे। एट द एंड ऑफ द डे एज एन एम्प्लॉई तुम्हारा बेनिफिट फिक्स्ड है, इतना ही मिलना है, इररिस्पेक्टिव कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो या इन्वेस्टमेंट बहुत खराब हो। तो इस केस में सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क है तुम्हारा एम्प्लॉयर का, तो इसमें भी अपने मार्क कर लो। क्या क्या देखो, फर्म प्रोमिसेस टू पे पीरियोडिक पेमेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये पहला। एम्प्लॉयर अज्यूम्स इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये हो गया दूसरा। पुअर, ये लास्ट वाला, पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू द फंड, इसमें एक और लाइन चाहे तो लिख लो। Excellent investment performance या great investment performance will decrease the amount of required employer contributions to the fund. I hope ये वाला पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पे we will conclude the class. So this was it for LOS 85D. नेक्स्ट क्लास में हम लोग LOS 85E करके स्टार्ट करेंगे।